एक इंसान की जान ले लेना, ख़तरनाक हद तक चले जाना, कैसे? आप मरकज़ी मुलजिम हैं इस केस के, जी, गैरती वजह से कत्ल किया जनाब। और अब आपने तकरीबन 8 साल बाद उन्हें कत्ल कर दिया। उसमें लोड करके तो उसके बॉडी के पास जाके उसने 3 फायर मजीद उसकी गर्दन पे मारे। यही अल नज़र आया कि बस जान ले लूँ मैं। कानूनी तरीके से भी तो आप कुछ कर सकते थे ना। मुलजमान पार्टी जो है गैरत का सहारा ले रही है। तफ्तीश ये बता रही है कि मंशियात फरोशी से रोकने के चक्कर में आपने कत्ल कर दिया। ये किरदार ज़रूर है, इसने मुझे होंडे से वहाँ से निकाला। आपको पता था ये कत्ल करने जा रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं था पता। पुलिस साहब कैमी उठा के ले आई, हथकड़ियाँ लगी हुई, कुछ तो होगा। ये बात सच है कि उन दोनों का आपस में कोई रिलेशन था? जब वापस आ रहा है तो ये दोनों घात लगा के बैठे हुए थे, मसल्ला पिस्टल। जब उसको यकीन हो गया कि ये इसकी डेथ हो गई है तो फिर जाए वो ये भागे। ये गाड़ी एक रेंट पे लेते हैं, वैगनर गाड़ी। तो इधर गिरफ्तारी कहाँ से हुई? अस्सलाम वालेकुम, डेली धरती के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रेहान हैदर। नाजरीन, थाना बाटापुर की हदूद में एक वाक़या पेश आता है। डॉल्फिन एहलकार को 5 मुलजमान जो हैं वो बेदर्दी के साथ अंधाधुन फायरिंग करके कत्ल कर देते हैं और इस वाक़या को गैरत के नाम पर कत्ल का रंग दिया जाता है। बाटापुर थाना में मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो है, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और मुलजमान से भी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हक़ाइक़ क्या थे और क्यों डॉल्फिन एहलकार को उन्होंने शहीद कर दिया। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान। आप मरकज़ी मुलजिम हैं इस केस के। जी, क्या हुआ था उस दिन? ये गैरत का मामला है, गैरती वजह से कत्ल किया जनाब। आपने गैरत की वजह से कत्ल किया? जी जनाब। मतलब डॉल्फिन एहलकार थे वो, जी। तो उन्होंने ऐसा क्या किया कि आपने जान ही ले ली? मेरे भतीजी को वो निकाल के ले गया, गन पॉइंट पे वो लेके चला गया था, इस वजह से। ये कब की बात है? ये 2014 की बात है। जो 2014 के वक्त आपकी भतीजी को ले गए थे ये, जी। और अब आपने तकरीबन 8 साल बाद उन्हें कत्ल कर दिया। वो तंगी बहुत करता था, एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह शादी की, उधर भी इसने जाना आना शुरू कर दिया। इनके घर जाते रहे कि हमें जलील ना करो। यही अल नज़र आया कि बस जान ले लूँ मैं। नहीं, जान तो जाहिर बात है, जब बात ही नहीं मानी। कानूनी तरीके से भी तो आप कुछ कर सकते थे ना। कानून की मदद ली थी लेकिन कोई इंसाफ ही नहीं मिला। तफ्तीश ये बता रही है कि मंशियात फरोशी से रोकने के चक्कर में आपने कत्ल कर दिया। नहीं, ये बिल्कुल गलत है जनाब। मेरा कोई ऐसा बयान नहीं है और मेरा CRO आप करवा सकते हैं। मैं पहले क्रिकेट खेलता था, अब मैंने अपना होटल बनाया था, बड़े भाई ने बना के दिया था। ऐसा कोई माजरा नहीं मंशा का। अगर होता तो मेरा कोई पर्चा तो होना था ना। मुझे बताइएगा कि एक इंसान की जान ले लेना, ख़तरनाक हद तक चले जाना, कैसे? जनाब, कोई भी नहीं किसी की जान लेना चाहता है, लेकिन जब आपको पिंड, मैं आपको पंजाबी में बात कर लूँ, जी जी, पंजाबी बोले। जो पिंडा था इस तरह हाजिर होंगे ना तो फिर कोई शरीका जीन नहीं देता जनाब। ये साथ आपके 3 मुलजमान और खड़े, इनका क्या किरदार है? इनका कोई किरदार नहीं है। फाज मुझे बस होंडे से उधर से निकाल के लेके गया, ये सोया हुआ था तो मैं। यानी कि आपको होंडे, आपने शूट किया, ये होंडे से निकाल के ले गए, तो कोई किरदार नहीं? नहीं, इसका कोई किरदार। आपकी मदद नहीं की इन्होंने? ये मदद की है कि इसने होंडे पे मदद की है, किरदार तो शामिल हो गया ना। ये किरदार ज़रूर है, इसने मुझे होंडे से वहाँ से निकाला। आपको पता था ये कत्ल करने जा रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं था पता। बचपन के दोस्त हैं आपके, बस कहा और चले गए साथ? नहीं, ये अच्छा, भांजे हैं आपके? जी साहब। तो आप बता के नहीं ले गए कि भाई मैं ये काम कर ये रहा तो सोया हुआ था जनाब घर। हूं? उस बेचारे को हम ही साथ ले आए हैं। बस वो उसने जलील, जब तीसरी शादी की है ना भतीजी की, वो भतीजी और मेरी भाभी को मिलके कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ भी नहीं बसने देना। ठीक है नाजरीन, ये 2 लोग और मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? रिजवान। रिजवान। और आपका? गुलाम दस्तगीर। गुलाम दस्तगीर। रिजवान साहब, आपका क्या किरदार है इस केस में? मेरा इस केस से कोई किरदार नहीं है। मेरा पुलिस साहब कैमी उठा के ले आई, हथकड़ियाँ लगी हुई, कुछ तो होगा। सर मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई किरदार नहीं। मेरा नजायज़ ना दिता है और ना दी वजह तो पुलिस ने मैंने लै गया इन्हें। आपकी रिश्तेदारी है इस सारे मामले से? हाँ जी, वो ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ कतल होया ना वो मेरे सके मेरे अबू दे मामू का बेटा है। ठीक है, और आपका क्या किरदार है? मेरा भी कोई किरदार नहीं सर जी। हाँ जी, FIR में नाम दिया, इसका रिजवान का भी नजायज़ दिया, मेरा भी नजायज़ दिया। नाजरीन, ये 2 मुलजमान, इनका कहना है कि हमारा कोई किरदार नहीं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद रियाज साहब से गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि असल हक़ाइक़ थे क्या। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि असल मामला है क्या। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सर, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। मुझे बताइएगा उस दिन असल में हुआ क्या था? उस दिन असल में हुआ यह था कि हमारी
इंटरोगेशन में अब तक जो बात सामने आई है उसमें इसमें टोटल 5 मुलज़म हैं इस मुकदमे के। उसमें 4 हमने गिरफ़्तार कर लिए हैं और एक इकराम उर्फ गोगा वो 1 तारीख तक प्रीरेस्ट बेल पे है ATS कोर्ट से। तो मामला कुछ यूँ है कि हमारे डॉल्फिन का कांस्टेबल वो डेरे चाहल का रशी है और जो मुलज़मा पार्टी है ये भी डेरा चाहल बेदिया रोड के रशी हैं। आपस में ये करीबी रिश्तेदार भी हैं। तो मुलज़मान पार्टी जो है गैरत का सहारा ले रही हैं कि हमने गैरत के नाम पे इसको कत्ल किया है। वो गैरत कुछ यूँ है, मरकज़ी मुलज़म है, उसकी वो भतीजी थी अनम, उसकी शादी रिजवान के साथ होती है। रिजवान भी इसी मुकदमे में नामजद मुलज़म है, वो भी गिरफ़्तार है। उसकी शादी होती है, कुछ अरसा गुजरने के बाद उस लड़की के हमारे कासम जो कांस्टेबल का हमारा जो मुलाजम है उसके साथ उसके तल्लुक़ बनते हैं। वो घर से निकलती है। ये बात सच है कि उन दोनों का आपस में कोई रिलेशन था? जी ज़ाहिर है कोई बात हो तो फिर ही सामने आती है। तो इन लोगों ने भी उस पर इल्ज़ाम लगाया था कि हमारी बेटी को ये कासम लेके गया था। तो कुछ दिन गुजरने के बाद लड़की ने 164 का बयान दिया कोर्ट में जाके कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, जिससे वो पर्चा खारिज हो जाता है। अब जो असल मेन वजह है ये तो इनका गैरत के नाम की वजह थी। ये तो वो कहानी है जो मुलजमान बता रहे हैं कि हमने गैरत के नाम पर कत्ल किया। असल हकाइक क्या है? वो 2014 की बात है। अगर गैरत के नाम पे कत्ल करना होता तो उस वक्त भी ये यंग थे, उस वक्त भी सूझबूझ रखते थे, अकल रखते थे, उसका बाप भी ज़िंदा था, ये चच्चे भी ज़िंदा थे। अगर गैरत के नाम पे ही कत्ल करना था तो 2014 में, 2015 में, 16 में कर देते। ये इसने 2022 में आके 8 साल बाद क्यों किया? इसकी एक वजह और भी है कि ये जो मुलज़म पार्टी है जिसमें इकराम उर्फ गोगा, अरफान, गुलाम दस्तगीर ये मनशात फ़रोश हैं। डेरा चाहल के ये बदनाम ज़माना मनशात फ़रोश हैं। इसके ऊपर इकराम उर्फ गोगा के ऊपर टोटल 13 मुकदमात हैं। मंशियात फरोशी के? यस, 9B के, 9C के, चोरी के, और इसमें एक मुकदमा इसका एंटी नार्कोटिक्स का भी है जिसमें इकराम उर्फ गोगा और उसकी बीवी दोनों पकड़े गए थे रंगों हाथों। ये कुछ अरसा उधर भी रह के आए हैं। वो अभी इनका रिकॉर्ड हमें मंगवा रहे हैं एंटी नार्कोटिक्स से, वो भी इंशाल्लाह आ जाएगा। तो ये मनशात फ़रोश थे। कासम बीइंग पुलिस ऑफिसर इनसे ये कहता था कि आप हमारे गांव में या हमारे महल्ले में रह रहे हैं, हमारे अजीज़ भी हैं, कि ये मनशात आप शेयर करके हमारे जो आने वाली नस्ल है उसकी आप ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, आप हमारे बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, हमें बदनाम कर रहे हैं, तो आप ये काम छोड़ दें। तो उनको वो ये कहते थे कि आप हमारे काम में टांग ना अड़ाएं, आप पुलिस मुलाजम हैं तो आप पीछे रहें, हमें अपना आप कम करने दें। फिर जब भी पुलिस इनके ऊपर रेड करती थी तो इनका मौक़िफ़ ये था कि ये रेड हम पे कासम करवाता है, क्योंकि इनके साथ वो पुरानी रंजिश भी थी। इनके जहन में सिर्फ वो कासम ही घूमता था कि जो भी इनके पे कोई अटैक होता है वो कासम ही करवाता है। तो इसका मुझे कुछ यूँ पता चला कि मकतूल का वालिद जो है वो मुझे बताता है कि मेरे बेटे ने मुझे बताया था कि इकराम ने मुझे रोक के ये कहा है कि आप हम पे रेड करवाते हो, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। जो हमारा मरकज़ी मुलज़म है इरफान उर्फ बोदी, ये कह रहा है कि मैंने 2 माह पहले से ये प्लान तैयार किया था कि हमने आप कासम को नहीं छोड़ना। फिर जब ये प्लान पाए तकमील पे पहुंचा है तो 15 तारीख को इन लोगों ने हमारे बाटापुर के इलाके से उधर से ये गाड़ी एक रेंट पे लेते हैं, वैगनर गाड़ी लेकर ये डेरा चाहल जाते हैं। उधर बेदिया रोड पे हमारा जो मकतूल कासम है उसकी ये रैकी करते हैं कि किस टाइम ये ड्यूटी से फारिग होकर गाँव आता है, तो उसके आने जाने का टाइम क्या है, घर कितने बजे पहुंचता है, किस चीज़ पे आता है। ये 2 दिन वैगनर गाड़ी पे उधर रैकी करते हैं। तो जिस दिन वक़ुआ हुआ है फिर उस दिन ये इसका जो मेन मुलज़म अरफान और वदी है, इसका भाई इकराम, मेन मुलज़म अरफान, ख़ुद गुलाम दस्तगीर और फहद, ये चारों उस होटल में खड़े इकट्ठे होते हैं। उधर बैठ के खाना खाते हैं। खाना खा के प्लान मुकम्मल करने के बाद ये सारे 12:30 बजे अपने 125 मोटरसाइकिल पे सवार होकर अरफान और वदी और फहद, ये जो हमारा जो डॉल्फिन का कांस्टेबल है उसके घर के बिल्कुल साथ कोई 100-150 फुट के फासले पे एक ज़ेर तमीर दुकान थी, उसमें जाके छुप के बैठ जाते हैं। जब वापस आ रहा है तो ये दोनों घात लगा के बैठे हुए थे, मसल्ला पिस्टल। इसने अरफान और वदी ने जब मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनी कि मोटरसाइकिल करीब आ गया तो सिर बाहर आके इसको सामने से 6 फायर किए हैं जो इसके सीने पे लगे हैं। फायर से वो खाने के बाद वो गिरता है तो साथ ही जो घर की दीवार थी उसके साथ वो टेक लग जाती है उसकी। जब टेक लगती है तो अरफान जो हमारा जो मरकज़ी मुलज़म है उसने मज़ीद 3 फायर अपने जेब से निकाले हैं राउंड, उसमें लोड करके तो उसके बॉडी के पास जाके उसने 3 फायर मज़ीद उसकी गर्दन पे मारे हैं। जब उसको यकीन हो गया कि ये इसकी डेथ हो गई है तो फिर जाए वक़ुआ से ये भागे हैं। तो जिस मोटरसाइकिल पे वो आए थे वो मौके पे छोड़ गए, वो हमने बरामद कर लिया है। फिर इसने अपने भाई के घर से जाके एक और 70 मोटरसाइकिल ली है फहद ने और दूसरे ने अरफान और बोदी ने,
वो 70 मोटरसाइकिल पे ये फरार होके तो इधर गिरफ्तारी कहाँ से हुई इनकी? गिरफ्तारी इनकी 4 हमारे मुलज़म थे, मुख्तलिफ जगहों से इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो एक फ़हद की गिरफ्तारी हमने बसीन गांव के साथ एक डेरा उधर से की है। रिजवान की गिरफ्तारी हमने ये दरोगे वाले का एक डेरा है उधर से हमने की थी। और जो मरकज़ी मुलज़म है हमारा अरफान और हुबोदी और गुलाम दस्तगीर, इसकी ये डगराए कलां का इलाका है, उस साइड से हमने की थी। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद रियाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। किस तरह से इन्होंने गैरत का नाम देकर एक डॉल्फिन अहलकार को मौत की नींद सुला दिया, और उम्मीद है कि ये अपने कैफे किरदार तक ज़रूर पहुँचेंगे। इंशाल्लाह मेरी हतल का कोशिश है कि हमारा डॉल्फिन का कांस्टेबल इन लोगों ने शहीद किया है, तो मैं इंशाल्लाह तहे दिल से मेहनत करके जहाँ तक मुमकिन हो सका इनको गुनहगार लिखूँगा और सज़ा दिलवाऊँगा की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।